बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ ना केमिस्ट्री का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक वो लेके हाजिर हूं, और वो टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। बहुत बहुत अहम टॉपिक। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं 2 लेक्चर्स के अंदर क्वांटम नंबर आपको सिखा दूं, पढ़ाऊं नहीं, सिखा दूं, ये मेरी कोशिश होगी। और अल्लाह की जात मेरी मदद फरमाए। तो अब ना क्वांटम नंबर्स आसान से मुश्किल की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर की डेफिनेशन, फिर हम आते हैं। क्वांटम नंबर अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। सेट आप कहते हैं मजमुआ। तो सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, अभी मैं आपके साथ वो न्यूमेरिकल वैल्यू शेयर करूंगा। तो उनका एक सेट विच गिव्स एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। ये एक लफ्ज आ गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। That set of numerical values, that is called the quantum number. A set of numerical which gives acceptable solution to Schrodinger wave equation. We want to know what is Schrodinger wave equation for hydrogen atom. अच्छा, एक और भी definition. A set of numerical values which completely describe, मुकम्मल तौर पर वजाहत करता है an electron in an atom. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल एक्सप्लेनेशन देता है, मुकम्मल डिस्क्रिप्शन देता है। उस सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम कहते हैं क्वांटम नंबर। बेटा जी, मैं ये आपको समझाऊंगा जितना भी मुमकिन हो सका, मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा। ये तो आपको पता है ना, समझाए बगैर तो मैं आगे चल नहीं सकता। पहले ना मैं आपको ना कुछ बातें बताना चाहता हूं। बोहर एटॉमिक मॉडल आया, हमने उसकी वो जो है पास्टुलेट्स पढ़ी कि वो जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस करता है, पास्टुलेट्स पढ़ी। उसके बाद हमने रेडियस, फिर एनर्जी, फिर स्पेक्ट्रल लाइंस की जो प्रॉपर्टीज उनको बोहर एटॉमिक मॉडल से कैलकुलेट किया। ऑल दीज आर द सक्सेस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। लेकिन एंड पे जाके हमने बेड़ा ही कर दिया। हमने डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़े और हमने ये कहा कि जनाब यारी, ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ना, इसमें ये बहुत सारे नकाइस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लिहाजा ये एक्सेप्टेबल नहीं। फिर हमने आगे जाके कहा, हमने डुअल नेचर ऑफ मैटर को पढ़ा, वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। उसकी थोड़ी बहुत रेलिवेंसी बोहर के साथ बनी थी, क्योंकि बोहर की जो फोर्थ पास्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम वाली, उसको हमने डी ब्रॉय इक्वेशन से कोरिलेट कर दिया। लेकिन असल जो मसला जहां पे बिल्कुल ही हम आगे बोहर एटॉमिक मॉडल को एक कदम भी आगे लेकर नहीं ना बढ़े, दैट वाज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने कहा कि एट अ टाइम साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो आप एक्यूरेटली विद सर्टेनिटी मालूम नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन था बोहर एटॉमिक मॉडल के साथ। तो याद रखना कि बोहर एटॉमिक मॉडल वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को बेस करता है, डुअल नेचर को बेस करता है, लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन में, रिजेक्ट हो गया। अब बोहर एटॉमिक मॉडल के बाद 3 साइंटिस्ट, श्रोडिंगर, अर्वन श्रोडिंगर, ही वाज अ ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट, अर्वन श्रोडिंगर एक, हाइजेनबर्ग 2 और डिराक, DIRAC, डिराक 3। इन 3 साइंटिस्ट ने ना नए एटॉमिक मॉडल पर वर्क किया, काम करना शुरू किया, और उस एटॉमिक मॉडल को वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कहा गया। वेव मैकेनिकल मॉडल। इस एटॉमिक मॉडल का जो मेन खालिक था, जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, वो ये श्रोडिंगर था। श्रोडिंगर ने एक मशहूर जमाना वेव इक्वेशन दी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वो इक्वेशन यहां मैं लिख नहीं सकता, वो आपके लेवल से बहुत ऊपर है। दैट इज द डिफरेंशियल, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल। और उसमें इलेक्ट्रॉन की स्टैंडिंग वेव मोशन उसको डिस्कस किया गया। ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना, ये हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये बताती है। मैंने कहा क्या
ये क्या करती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या करती है, इट describes position and it describes position and energy of electron इनएक्टिव। जब देखो टाइम को बचाना मैंने, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां है और उसकी एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू बेटा जी इतना ही गुजारा करना है, WRT विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। ये ना ये अहम नुकता है। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और जब आप इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम उसके लिए इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास किसी भी इलेक्ट्रॉन की एटम में या हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की 3 मुख्तलिफ वैल्यूज आती जाएगी। एक वैल्यू हमें बताएगी कि उसकी एनर्जी क्या है, फिर हमें बताएगी जिस जगह पे वो वजूद है उसकी शेप क्या है, फिर वो हमें ये बताएगी उसकी पोजीशन क्या है। ये सारी की सारी ना हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आती है। उन न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम क्वांटम नंबर कहते हैं, क्वांटम नंबर। अच्छा, एक तो ये बात है ना, अब ये जो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है जिसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला श्रोडिंगर है, अर्वन श्रोडिंगर है 1926, इस वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में ये कुछ पॉइंट्स, ये पॉइंट आपको आते हैं, नया कोई इसमें सारे आते हैं। पहली बात, इलेक्ट्रॉन जो है वो डुअल नेचर शो करता है, वही डी ब्रोगले वाली बात। इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल और वेव दोनों, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, ये हमें कैथोड रेज वहां से पता चल गया, वो उसका एक्सपेरिमेंट, और ये वेव मोशन लेता शो करता है, इट आल्सो हैज द वेव। तो ये हमें डेवियन और जर्मन का वो जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें इलेक्ट्रॉन ने डाइफ्रैक्शन शो की, यानी ये दोनों चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वेव जो है वो स्टैंडिंग है, सर्कुलर है, 3 डायमेंशनल है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ने क्रिएट की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो इलेक्ट्रॉन वेव बनाता है वो स्टैंडिंग वेव है, सर्कल में रिवॉल्व करता है, सर्कुलर है, 3 डायमेंशनल है, अब एक्स वाई जेड तीनों में। और फिर वो इलेक्ट्रॉन जो वो वेव बना रहा है, जो इलेक्ट्रॉन वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस ने, ये एक बात याद रखनी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसको भी शामिल कर लो इसमें। हाइजेनबर्ग क्या है, क्या आप साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्टेनिटी के साथ, यकीन के साथ दोनों चीजों को एट ए टाइम मालूम नहीं कर सकते। उसके बाद ऑर्बिटल भी मैं आपको समझाता हूं क्या है कि 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वी आर 95% चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के गिर्द वो जगह, ये भी हम ऑर्बिटल, तो हमारी मेन डिस्कशन है आज की। एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आर क्वांटाइज्ड। ये वैसे बात जो है, ये वाली बात एनर्जी और एंगुलर मोमेंट, ये बाहर पास्टुलेट से उधार ली गई है, ये इसको शामिल। और इलेक्ट्रॉन विद डिफरेंट एनर्जी आर टू लिव इन डिफरेंट, साफ जरा डिफरेंट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन, जिनकी एनर्जी कम होगी वो न्यूक्लियस के करीब, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी वो न्यूक्लियस से अभी चाहते हैं। ऑल दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ वेव मैकेनिकल मॉडल। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमारे पास साइंस चल रही है ना, वो इस मॉडल पे चल रही है। अब जरा एक लफ्ज आई है, ये आगे बात, एक जरा लफ्ज, सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। मैं आपको ना ये लफ्ज एटॉमिक ऑर्बिटल समझाऊंगा, एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ऑर्बिट और बात है, ऑर्बिटल और बात। एटॉमिक ऑर्बिटल सुनना, ये हाइड्रोजन का, चलो कोई भी एटम है, ये एटम है, ये बीच में न्यूक्लियस है। मैं इलेक्ट्रॉन को देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लुक द इलेक्ट्रॉन, लुक एट इलेक्ट्रॉन। मैं इलेक्ट्रॉन, भाई मुझे मिलेगा तो देखूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन को देखना चाहता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज बिहेवियर को स्टडी करना चाहता हूं। मुझे दिखेगा तो मैं उसको, मुझे मिलेगा तो उसे मैं देखूंगा, भाई मुझे मिलेगा तो फिर मैं उसे देखूंगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन मुझे मिल ही नहीं रहा, मैं उसे देखूंगा कैसे? मिलेगा तो मैं देखूंगा, ये पॉइंट। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन मुझे कहां मिलेगा? इलेक्ट्रॉन ना अब यहां है, अगले लम्हे यहां होगा, फिर यहां होगा। क्या मतलब? ये ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आपको मिलता है जैसे आपके पास एक तालाब है ना, तालाब,
उसमें कोई भी सपोज फ्रॉग है, फ्रॉग को आपने देखो, वो देखो, अब वो गायब हो गया, वो देखो, वो आ गया, अब फिर वो देखो। इस तरह न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन शो करता है। यहां आप एक काम करो, अब यहां बैठे रहो और जहां इलेक्ट्रॉन नजर आए वहां डॉट लगा दो। आप 1 घंटा देखते रहो, यहां। अच्छा, 1 घंटे के बाद जब आपने सबको देखा तो यहां पे बोला क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस रीजन में ज्यादा पाया जा रहा है, इतनी, यानी न्यूक्लियस के गिर्द ये वो स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रॉन यहां इधर ही मिल सकता है, इस जगह पे, ये सारी, यानी दिस इज द स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द ये वो जगह है वेयर देयर आर मोर चांसेस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस कितने, वो कहते हैं तकरीबन 95%। स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर 95%, एक लफ्ज आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांस 95, प्रोबेबिलिटी, शुबा, चांस कह लो, चांस। तो न्यूक्लियस के गिर्द वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 95%, यानी ज्यादा से चांस, देखो इधर भी हो सकता है, इधर भी, तो वो इधर उधर वो मैंने 5% माइनस कर दिया। इसका मतलब है अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं ना, मैंने कहा मैं देखना चाहता हूं लेकिन मिलेगा तो देखूंगा ना, तो वो कहते हैं आपको यहां पे मिल सकता है। असल में इस स्पेस को हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम के अंदर वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने का चांस है, यहां होगा। इसका मतलब है अब बड़ी काम की बात, अगर मैं इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर चेक करना चाहता हूं, बिहेवियर से मेरी क्या मुराद है, मैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं आज ना इलेक्ट्रॉन को ही लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिहेवियर से मेरी मुराद 5 चीजें, यानी मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जानना चाहता हूं, एनर्जी, मैं इलेक्ट्रॉन की शेप उसकी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जानना चाहता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन की शेप जानना चाहता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जानना चाहता हूं, पोजीशन, एनर्जी, शेप, एनर्जी कहां पे है, शेप क्या है, पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन क्या है, क्या बोला, एनर्जी जानना चाहता हूं, शेप जानना चाहता हूं, पोजीशन जानना चाहता हूं, ओरिएंटेशन जानना चाहता हूं, ये सारी इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड द बिहेवियर, एनर्जी, शेप, पोजीशन, ओरिएंटेशन, या रीअरेंजमेंट भी कह सकते हो, अरेंजमेंट भी कह सकते हो, ये मैं जानना चाहता हूं, दिस इज कॉल्ड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर आप इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर जानना चाहते हैं, तो वहां प्रॉपर्टी, तो इलेक्ट्रॉन क्या, आप एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर, साफ जाहिर है, एनर्जी, यहां इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको मैं एटॉमिक ऑर्बिटल कह रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का असल मकसद क्या हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी। मैं शेप जानना चाहता हूं, अब इलेक्ट्रॉन की शेप का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के किस जगह पे मौजूद है, जिसे मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, शेप, पोजीशन, ओरिएंटेशन का मतलब है हम ऑर्बिटल की, एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप, ओरिएंटेशन, एनर्जी ये जानना चाहते हैं। तो इसका मतलब हुआ यहां पे मैं बिहेवियर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करूंगा, एटॉमिक ऑर्बिटल ही हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। इसका मतलब है मैं यूं भी लिख सकता हूं, अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू which completely describe behavior of atomic orbital, यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल उसके बिहेवियर को। अब एक और भी बात आ गई यहां पे, क्या, एक तो ये मैंने आपको समझा दिया कि हम कहना क्या चाहते हैं, दूसरी बात आओ, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज कंप्लीटली डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। ये मेरे पास एटम है ना, एटम, सपोज ये न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का एटम ले लो, सपोज हाइड्रोजन एटम, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो कंप्लीटली डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन, यहां डिस्क्राइब से क्या मुराद है, एटम में इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब, मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करना, इससे क्या मुराद है, क्या इलेक्ट्रॉन, यहां इससे मुराद ये है, आसान सी बात,
ये तो मैंने एक्चुअल बात बताई ना कि डिस्क्राइब का मतलब क्या है, ये तो एक्चुअल बात है, आसान सी बात क्या है। बात ये है कि आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। शेल मीन ऑर्बिट, ऑर्बिट और है ऑर्बिटल और है। बताएं इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है, सब शेल। बताएं और इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। बताओ इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। ये चार चीजें। किसी एटम में ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में ये चार जवाब देना, इसे कहते हैं कंप्लीटली डिस्क्राइब। अब इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब देगा एन। इलेक्ट्रॉन का सब शेल कौन है, इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब देगा एल। इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन, इसका ऑर्बिटल कौन है, इसका जवाब देगा एम। और इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसका जवाब कौन देगा, एस। ये चार मैंने लेटर यूज किए, एन एल एम एस। ये चार, ये क्या चीज, ये क्या चीज है, ये क्वांटम नंबर्स है। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एम मैग्नेटिक क्वांटम एंड एस स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर जो है ना, ये क्वांटम नंबर्स हैं। तो क्वांटम नंबर हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन, यानी क्वांटम नंबर हमें एटम में इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। कंप्लीटली डिस्क्राइब करने का मतलब ये एटम में इलेक्ट्रॉन किस शेल में रिजाइड कर रहा है, सब शेल कौन सा है, ऑर्बिटल कौन सा है, स्पिन क्या। इन चार बात बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी भी आदमी का एड्रेस जानना चाहते हैं ना, एड्रेस, तो आप पहला काम क्या करेंगे, वो किस शहर में रहता है, उसका टाउन कौन सा है, टाउन, उसका ब्लॉक कौन सा है और उसका हाउस नंबर कौन सा है। तो शहर, टाउन, ब्लॉक, हाउस नंबर, ये चार चीजें आपको उस आदमी का उस शहर में मुकम्मल एड्रेस देती है। मुकम्मल एड्रेस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन, दैट सिटीजन इन अ सिटी। अगर आप रूरल एरिया गांव में चले जाएं तो उसका जिला कौन सा है, जिला, डिस्ट्रिक्ट, उसकी तहसील कौन सी है, नंबर 3 उसका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, और नंबर 4 उसका विलेज काउंट कौन सा है। तो अगर कोई आदमी रूरल एरिया में रहता है, गांव में रहता है, तो चार चीजें उसके बारे में मुकम्मल उसको डिस्क्राइब करती, उसकी लोकेशन बताती कि उसका डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरह किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल डिस्क्राइब करना है, चार चीजें चाहिए, किस शेल में, किस सब शेल में, किस ऑर्बिटल में, और उसकी स्पिन क्या है। और ये चारों इंफॉर्मेशन आपको कौन देते हैं, ये चार क्वांटम नंबर्स। कैसे देते हैं, कैसे देते हैं ये, अब हमें ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसकी एन की वैल्यू 1 है, और वो कह रहा है कि ये एस में है तो इसकी एल की वैल्यू 0 है। वो कहता है इसकी एम की वैल्यू भी 0 है, इसकी एस की वैल्यू +½ है। ये क्या है, 1 0 0 +½ ये क्या है, दीज आर सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1 0 0 +½ दिस इज अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। इसने इस एटम में इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब कर दिया। ये एक आसान है इसको समझने के लिए, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाईजान आप इलेक्ट्रॉन को खुदारा, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन की बजाय एटॉमिक ऑर्बिटल की सेंस में देखिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के गिर्द वो स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो मैंने कहा आप इलेक्ट्रॉन लेवल पे ना देखो, ये तो लो लेवल है ना, आप बड़े हो जाओ, आप एटॉमिक ऑर्बिटल लेवल की बात करो। तो ये क्वांटम नंबर, दिस इज अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू which completely describe the behavior of atomic orbital, no not the behavior of electron। ना थोड़े से बड़े हो जाओ और बड़े होकर क्या कहो कि एटॉमिक इलेक्ट्रॉन नहीं जी, it describe the behavior of atomic orbital। and what does it mean, the behavior mean energy, shape, position, तो orientation, size ले लो, जो भी है, all these terms are included in the behavior। स्टूडेंट अभी तक मैंने आपको ना क्वांटम नंबर इसके बारे में डेफिनेशन समझाई। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल PAL, वो जो कॉलेज का हेड होता है, प्रिंसिपल, PLE नहीं, वो प्रिंसिपल का मतलब होता है उसूल। तो ये PAL बाप सबका, हेड, यानी बाकी जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं
इस क्वांटम नंबर ने उन सबको अपने अंदर समोया हुआ है, ये उनका बाप है, उनका हेड है। तो दूसरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक, स्पिन, कितने हो गए? 4। इन 4 में से जो पहले 3 हैं, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक, जो पहले 3 हैं, यानी स्पिन को छोड़कर जो पहले 3 हैं, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करेंगे, उसके सॉल्यूशन के तौर पर आते हैं। यानी ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये तीनों वैल्यू जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन के तौर पर। ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये बाद में डिस्कवर हुआ और इसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये एमसीक्यू आता है। अब हम आते हैं वन बाय वन इन चारों क्वांटम नंबर को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटा जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n। तो या तो आप इतना ये बड़ा लिख लो या सिंपली आप n लिख लो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं आगाज कहां से करूंगा? आपने ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ा, स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम के अंदर एक टर्म मैंने बोली थी, स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में फॉल करता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है, वो रेडिएशन प्रिज्म से पास करती है, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें एक लाइन नजर आती है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइन। वो स्पेक्ट्रल लाइन हमें किस तरफ इशारा करती है, वो किसका इंट्रोडक्शन देती है? स्पेक्ट्रल लाइन हमें ना ऑर्बिट का इशारा देती है, ऑर्बिट। स्पेक्ट्रल लाइन हमें एनर्जी लेवल का इशारा देती है, एनर्जी लेवल। स्पेक्ट्रल लाइन हमें लेवल, आज मैं उसे शेल कहूंगा, शेल, और बोहर इसे सर्कुलर पाथ कहता था, जिसपे हमने इतराज भी किया था। बहरहाल ये तो ये स्पेक्ट्रल लाइन हमें ऑर्बिट की तरफ इशारा करती है। बोहर ने अपने जो एटॉमिक मॉडल था उसमें इन ऑर्बिट को n से रिप्रेजेंट किया। मैं बोहर की बात करता हूं, ये मेरी पहली बात होगी। बोहर जो है ना, बोहर अपने एटॉमिक मॉडल में n जो है ना, n, इसको यूज करता है ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑर्बिट को, या जिसे वो एनर्जी लेवल कहता है, एनर्जी लेवल, ये लेवल कहता है, एनर्जी लेवल, ये सर्कुलर पाथ। बाद में श्रोडिंगर आया, श्रोडिंगर ने इसी n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा, ये अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स। तो श्रोडिंगर ने प्रिंसिपल, हालांकि ना हम वो पीछे पढ़ के आते हैं कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, इसका कॉन्सेप्ट बोहर ने दिया। बहरहाल आप इस चक्रों में ना पढ़े किसने क्या दिया, बहरहाल ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब है ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हमें ऑर्बिट के बारे में, अब ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, असल तो इलेक्ट्रॉन की बात है ना, तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में ये क्या क्या इंफॉर्मेशन है। लेकिन उससे पहले ये जो n है ना, n, इसकी वैल्यू जो है ना, n की वैल्यू ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी, n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। एक बात याद रखना कि n की वैल्यू कभी भी नेवर बी जीरो भी नहीं होगी, नेगेटिव भी नहीं होगी, और इनफ्रैक्शन भी नहीं होगी, ये पॉइंट्स में भी नहीं होगी, ये 3 चीजें नहीं होगी। द वैल्यू ऑफ n कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव और इनफ्रैक्शन। इट हैज द पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर। ये मैंने क्या लिखा है? दिस इज द नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर। मैंने इसको क्या कहा? मैंने कहा कि n की वैल्यू जो है ना, ये होगी नॉन जीरो, और ये पॉजिटिव इंटीजर में होगी, पॉजिटिव इंटीजर्स में, इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है ये नेगेटिव नहीं होगी, और इंटीजर्स का मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं होगी। ये बातें। अब आगे बढ़ो, ये तो मैंने n कहा। बाद में ना ऑर्बिट की बजाय शेल का कॉन्सेप्ट, मेरे ख्याल में ऑर्बिट और शेल में जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन मैं दोनों को सेम यूज करूंगा, मैं नहीं अब उस फर्क में जाऊंगा। तो अब ना बाद में इसको शेल कहा गया, वो कहते नहीं ऑर्बिट ना कहो शेल को, हम क्यों? वो कहते कुछ फर्क है। बहरहाल ऑर्बिट सर्कुलर पाथ होता है, 2 डायमेंशन होता है, शेल स्फेरिकल पाथ होता है, 3 डायमेंशन होता है। ऑर्बिट पूरे में एनर्जी कांस्टेंट होती है, शेल में एनर्जी वेरिएबल होती है। दोनों में जो ज्यादा मोतबर टर्म है वो शेल है, ऑर्बिट नहीं, शेल ज्यादा है। लेकिन हमारी बुक्स में ऑर्बिट और शेल को एक ही कंसीडर किया। बहरहाल अब छोड़े इसको। अगर मैं शेल कहूं, शेल, मैं ऑर्बिट नहीं, मैं शेल कहता हूं, फिर के, अगर n के होगा तो दैट इज द के शेल।
अगर N2 होगा तो दैट इज द L शेल, N3 होगा तो M शेल, N4 होगा तो N शेल, N5 होगा तो O शेल, K L M N अल्फाबेट्स, K L M N O, N6 होगा तो P आ गया, एंड सो ऑन। ये आपके पास तो ऑर्बिट 1 2 3 4 5 6 शेल K L M N O P, ये आपके पास आ गया। यहां तक मेरी ना गुफ्तगू का पहला हिस्सा खत्म हो गया। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है, ये हमारे किस काम आता है, यानी आई वांट टू टेल यू द एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। बेटा जी पहली एप्लीकेशन जो आपने ज़हन में रखनी है, नंबर 1, ये हमें रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन, रेडियस एन से रेडियस का पता चलता है। नंबर 2, ये हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके बारे में। नंबर 3, साइज ऑफ ऑर्बिट के बारे में एन की वैल्यू बताती है, साइज ऑफ ऑर्बिट इसके बारे में। एक और चीज वो भी शामिल कर लो, और वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये भी हमें एन से पता चलेगा। दोबारा देखना, मैं एन मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन हमें क्या क्या हमारी हेल्प आउट करता है, इसके एप्लीकेशन क्या है। एक रेडियस, ये हमें ऑर्बिट का रेडियस बताता है। आपने पढ़ा था ना बोहर एटॉमिक मॉडल में, क्या पढ़ा था भला, आर एन दैट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम इनटू एन स्क्वायर। ये दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, ये आपको पता ही है। अब अगर आप किसी भी ऑर्बिट का रेडियस लेना चाहते हैं, मैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। आप जानना चाहते हैं ना कि न्यूक्लियस से, हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट कितने फासले पे है, तो आप एन की वैल्यू पुट करो। एन क्या है, एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप उस ऑर्बिट के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, यानी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 1 है, यहां 1 पुट करो। अगर आप जानना चाहते हैं कि न्यूक्लियस से फोर्थ ऑर्बिट कितने फासले पे है, रेडियस कितना है, तो वेरी सिंपल, आप ये इक्वेशन, ये हाइड्रोजन एटम मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, आप ना एन की जगह पे 4 पुट करें, 4 4 16 से इसको मल्टीप्लाई करें। तो इसका मतलब है जब तक आपको एन की, एन मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू का पता नहीं होगा, आप रेडियस ऑफ ऑर्बिट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट क्या था भला, ई एन दैट इज इक्वल टू -2.18 क्रॉस 10 पावर -18 1 ओवर एन स्क्वायर जाउल कह लो, और 1 ओवर एन स्क्वायर, ये आपके पास है। और ये हमें भला क्या बताता था, ये बताता है कि जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट में जाएंगे एनर्जी इंक्रीज करती है, माइनस है, और मैंने क्या बताया था कि एनर्जी और ऑर्बिट्स एन इसके एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन से मेरी मुराद ये लीजिएगा कि जैसे जैसे हायर ऑर्बिट में जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज करती है। इससे मेरी मुराद, आप कहेंगे सर ये यूनिवर्सली है, मैं ये बता चुका हूं लेक्चर में, यूनिवर्सली तो है तो नेगेटिव भी देख लो ना, वो नेगेटिव उस यूनिवर्सली को क्या कर देता है, डायरेक्टली कर देता है। अच्छा, साइज ऑफ ऑर्बिट वेरी सिंपल, साइज ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, वो कहते हैं साइज ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ एन। क्या मतलब इसका, जिस ऑर्बिट की एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका साइज उतना बड़ा होगा। क्या मतलब बात नहीं भी समझ। इसका मतलब यह है कि आपके पास ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका साइज छोटा है, क्यों, ये बाद में बताता हूं। ये सेकंड ऑर्बिट है, ये इसका साइज बड़ा है, ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, क्यों, ये भी बताता हूं आपको। क्यों तो पूछना ही है ना आप लोगों ने। ये इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा आ गया। अच्छा, जो थर्ड ऑर्बिट है वो इसके ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप करता है, लेकिन मैं आप ओवरलैप नहीं कर पाऊंगा, वो तो इतना है ना, वो इतनी जगह पे। इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट ऑर्बिट इसका साइज सिर्फ इतना, ये सेकंड ऑर्बिट साइज बड़ा आ गया, ये थर्ड ऑर्बिट साइज और बड़ा हो गया, साइज बड़ा है। अच्छा, ये जो इसकी एन की वैल्यू 1, इसके एन की वैल्यू 2, इसके एन की वैल्यू 3, उसके एन की वैल्यू 4 का साइज 3 से भी बड़ा होगा। साइज ऑफ एन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ एन, जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना इसका साइज।
अब सवाल आ गया ना क्यों सर क्यों, वो क्यों का जवाब यहां पे आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है ये फार्मूला, और फार्मूला है 2n²। ये फार्मूला, अब ये फार्मूला हमें क्या बताता है कि आपके पास अगर n = 1 है जिसे आप k शेल कहते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, n = 2 जिसे आप l शेल कहते हैं, n = 3 जिसे आप m शेल कहते हैं, n = 4 जिसे आप n शेल कहते हैं, n = 5 जिसे आप LMNO शेल कहते हैं, एंड सो ऑन। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ वगैरह, हर ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम, वो कहते हैं उसके लिए फार्मूला 2n²। चलें मुझे बताएं फर्स्ट ऑर्बिट में के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम, ये लफ्ज मैक्सिमम पे जोर देता हूं, यहां n की जगह पे 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 2, इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये लफ्ज ना मैक्सिमम समझना, मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या मतलब, यानी 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, 3 4 5 नहीं आ सकते, 2 से कम आ सकते, यस 1 आ सकता है, 2 आ सकते, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। अच्छा अब आ जाओ सेकंड ऑर्बिट जिसे हम एल शेल कहते हैं, यहां वैल्यू लगाओ, ये 2, यहां पे 2 2 4 4 2 8, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, 8। क्या 9 भी हो सकते, 9 6 हो सकते, यस 8 या 8 से कम तो आ सकते, ज्यादा नहीं आ सकते। और यहां पे थर्ड में एम शेल में 3 3 9, 9 2 18, तो ये 18 आ गया, मैक्सिमम 18, और 4 यहां पे 4, एन की जगह पे 4 4 4 16, 16 2 32, इसमें 32 आ गया इलेक्ट्रॉन, और इसमें 5, एन की जगह पे 5, 5 का स्क्वायर 5 5 25, 25 2 50, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। जरूरी नहीं, आप मेरी ये बात सुनना, जरूरी नहीं है कि आपने, मैं कह रहा हूं जी थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन आने, तो आप जरूरी नहीं कि 18 ही लाएं, 10 ले आए, 8 ले आए, 6 ले आए, हाँ 20 नहीं आ सकते, 18 या उससे कम आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। यानी ये अगर मैं सारी बात को इकट्ठा करूं तो मैं क्या कहूंगा, फर्स्ट ऑर्बिट में यहां पे लिखता हूं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, फिफ्थ में 50, एंड सो ऑन। ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा जी ये मैंने सारी जो आपको इंफॉर्मेशन दी ना, ये सब इंफॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। स्टूडेंट अब हम आते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम ना एल से, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा इसके और भी कई नाम है, हम इसको और नाम देते हैं जी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एक तो ये आ गया, हम इसको ना एक बुक में लिखा हुआ है, इसको कहते हैं ऑर्बिटल शेप क्वांटम नंबर। नया ये लफ्ज आ गया ऑर्बिटल शेप, ये तो बात भी बड़ी क्लियर होगी ना, क्वांटम नंबर। अच्छा एक में लिखा हुआ है दिस इज द सब्सिडरी सेकेंडरी, जिसे हम कहते हैं सब्सिडरी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ये इसके नाम है। अब ये सारे के नाम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं? असल में ना ये सारे के सारे क्वांटम नंबर ना ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसके सॉल्यूशन से आए हैं। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ना साफ ज़ाहिर है वो स्टैंडिंग वेव जो है उसमें दो किस्म के एक्सिस होते हैं। ये जो वर्टिकल एक्सिस होता है ना, वर्टिकल वैसे तो दो प्लेन होते हैं, एक को कहते हैं पोलर प्लेन या एंड कह लो या पोल कह लो प्लेन, एक पोलर एंड और एक एजीम्यूथल एंड। अच्छा ये सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और ऊपर से नीचे आपके पास एक वर्टिकल एक्सिस आती है। वो जो वर्टिकल एक्सिस के मुख्तलिफ एंगल्स होते हैं ना, उनको एजीम्यूथस कहते हैं। बहरहाल ये मैं आपको सिर्फ बताना, ये सिर्फ चाह रहा हूं कि ये जो एजीम्यूथस का लफ्ज है ना, ये एजीम्यूथस का लफ्ज, ये कोई सर्कल हो ना, सर्कल, तो उसमें जो वर्टिकल एक्सिस आती है ना उसके एंगल्स को डिस्क्राइब करता है। बहरहाल और आपको पता है ना कि एटम में इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर पाथ, फिर एलिप्टिकल पाथ, और वहां भी फिर
वर्टिकल, हॉरिजेंटल मुख्तलिफ एक्सिस से वास्ता पड़ता है और उनके एंगल्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। उस सारी कैलकुलेशन में ये टर्म इस्तेमाल होती है। एंगुलर मोमेंटम, ये जो क्वांटम नंबर है ना, ये सोमरफेल्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया। सोमरफेल्ड, ये याद रखना, इट वाज इंट्रोड्यूस बाय, और सोमरफेल्ड किसका कॉन्सेप्ट देता था? एलिप्टिकल पाथ का। और उसी से सोमरफेल्ड ही तो बोहर एटॉमिक मॉडल को मजीद इनहेंस करता है, सोमरफेल्ड। अच्छा, ऑर्बिटल शेप आ गया सब्सिडी, यानी इसके बाद ये दूसरे नंबर पे, वो पहला है, ये दूसरा है, सेकेंडरी दूसरे नंबर पे। अच्छा, आपने ना, अब आए आगे बढ़ते हैं हम, आपने ना बोहर डिफेक्ट पढ़े होंगे, एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स। उसमें एक डिफेक्ट था कि जब स्पेक्ट्रल लाइन को हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं, वो जो बामर सीरीज में एच अल्फा थी, उसको अपने हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा, तो हमने क्या देखा? हमने कहा कि वो जो स्पेक्ट्रल लाइन है एच अल्फा, वो मजीद छोटी छोटी कंपोनेंट्स लाइन में डिवाइड होती नजर आती। कंपोनेंट्स लाइन, उन कंपोनेंट्स लाइन को हमने क्या कहा था? हमने उनको कहा था फाइन स्ट्रक्चर्स, फाइन स्ट्रक्चर्स, और हमने उन्हें कहा था मल्टीपल स्ट्रक्चर्स, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बेटा जी। और वहां पे हमने ये कहा था कि हजूर वाला बोहर एटॉमिक मॉडल इन फाइन या मल्टीपल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बताता। फिर मैंने आपको वहां पे समझाया था कि ये फाइन या मल्टीपल स्ट्रक्चर, ये हमें सब शेल का कॉन्सेप्ट देते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन शेल, फाइन स्ट्रक्चर सब शेल, स्पेक्ट्रल लाइन एनर्जी लेवल, फाइन स्ट्रक्चर मल्टीपल स्ट्रक्चर सब एनर्जी लेवल। यानी ये हमें किसका कॉन्सेप्ट देते हैं? ये हमें सब शेल का, सब शेल्स, ये हमें सब एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट देते हैं, सब एनर्जी लेवल का। और इनको एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव द क्वांटम नंबर दैट इज कॉल्ड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा जी, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ना L दैट इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू n-1। ये बड़ी अहम, यानी दो बातें, तो L की वैल्यू 0 तो है, ये यहां ना तीन बातें एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने याद करनी है कि L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है। वो ये हो सकती है 0 1 2। L की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में हो सकती, यानी नॉट नेवर बी 0 और इन फ्रैक्शन। एक तो ये बात आ गई कि L की वैल्यू ना तो 0, नेवर 0 तो, आई एम सॉरी, नेवर बी नेगेटिव, आई एम सॉरी, नेवर बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। ना तो नेगेटिव में हो सकती है और ना फ्रैक्शन में हो सकती है, पहला पॉइंट। दूसरी बात जो आपने इंपॉर्टेंट, बहुत अहम, द वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ N। वैल्यू ऑफ L डिपेंड, L एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ N। आप कहेंगे सर कैसे? ये अभी मैं बताऊंगा कैसे अभी बताऊंगा। तीसरी एक और बात, वो एंटीटेस्ट की जान है। L की वैल्यू कभी भी N के बराबर या बड़ी नहीं हो सकती, नेवर बी इक्वल टू और ग्रेटर देन N। वैल्यू ऑफ L नेवर बी इक्वल और ग्रेटर, मैं दोनों यहीं पे कोशिश करता हूं, नेवर बी इक्वल और ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ N। तो हमेशा L की वैल्यू N से कम हो। ये जो तीन बातें बताई है ना, ये एंटीटेस्ट है। आप इसको MCAT कह लो, MDCAT कह लो, आप इसको ECAT कह लो, जो मर्जी कह लो, वहां पे इन बातों पे आपको फोकस करना पड़ता है। फौरन देखते फौरन पता चलता है, यो इट्स ओके। अच्छा, एक तो ये चीज आ गई, L की वैल्यू 0 1। अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर हमने तो सब शेल पढ़ा है, SPDF वो पढ़े हैं, तो आपने आज ये 0 1 2 3 ये लगा दिया, ये क्या है? नो प्रॉब्लम। अगर L की वैल्यू 0 होगी तो ये S सब शेल होगा, ये सब शेल। अगर L की वैल्यू 0 होगी तो ये S सब शेल। अब ये MCQ है, अगर L की वैल्यू 1 होगी तो ये P सब शेल।
एल की वैल्यू 2 होगी तो ये डी सब शेल, एल की वैल्यू 3 होगी तो ये एफ सब शेल, तो एस पी डी एफ, एल की वैल्यू 4 होगी तो ये जी सब शेल। तो एस पी डी एफ जी एच आई जे के अल्फाबेटिकली पढ़ते जाओ। तो इसको हमने एस से शुरू किया। अच्छा, ये एस पी डी एफ, ये पहले जो चार है ना, एस पी डी एफ, ये चार, इन चार को हमने ये नाम एस पी डी, ये क्यों नोटेशन दी? आगे तो फिर अल्फाबेटिकली चलते हैं ना, एफ जी एच आई जे, वो तो अल्फाबेटिकली है, लेकिन इन चार को एस पी डी और एफ कहने की रीजन क्या है? वो कहते हैं सिंपल सा, कोई मुश्किल बात नहीं। ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी कहता हूं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रल लाइन के लिए मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। मैं दोबारा कह रहा हूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। उन टर्म्स की बुनियाद पर यह एसपीडीएफ कहा गया। एस स्टैंड फॉर शार्प, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, डी स्टैंड फॉर डिफ्यूज्ड, एंड एफ स्टैंड फॉर फंडामेंटल, ये पूरे लफ्ज मैंने बोल दिए, फंडामेंटल। स्टूडेंट, ये मैंने ना, जैसे मैंने ये इब्तदाई बातें की थी ना यहां तक, ये मैंने इब्तदाई बातें आपको समझाई। अब ना हम जैसे इसकी एप्लीकेशन पढ़ी है ना, हम इसकी भी एप्लीकेशन को पढ़ते हैं। आइए जी स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। मैं 3 एप्लीकेशन आपको पढ़ाऊंगा। पहले शेप्स ऑफ सब शेल्स भी, और बाज दफा ना ये लफ्ज ऑर्बिटल्स भी हम कह लेते हैं। बहरहाल ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ऑर्बिटल्स और सब शेल में क्या फर्क है। ये तो बड़ा अहम नुक्ता होगा ना। ये मेरे पास ना, पहली बात, मैं ना एस सब शेल की बात करता हूं। ये मेरे पास एस सब शेल। तो बेटा जी, जो एस सब शेल है, मैं लिखूंगा भी नीचे कि जो मेरे पास एस सब शेल है, एस सब शेल, इसके लिए एल की वैल्यू क्या मैंने बोली? 0। ये एमसीक्यूज है। एल की वैल्यू 0 एस सब शेल, और एस सब शेल की शेप क्या है? ये न्यूक्लियस, ये मैंने सर्कल डाल दिया। लेकिन मैं यहां इधर क्या लिख रहा हूं? मैं इसको कहता हूं एक्स, इसको क्या कह दिया? ये वाई, इसको क्या कह दिया? ये जी। जब मैं एक्स वाई जी लिखता हूं ना, तो मैं आपको इसकी शेप बताता हूं, एंड दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप। ये लफ्ज है स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तो क्या लफ्ज याद आपने किया? इसकी जो शेप है वो क्या है? स्फेरिकल। मैं यहां पे लिखूंगा स्फेरिकली सिमेट्रिकल, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। अच्छा, स्फेरिकली इन स्फीयर, 3 डायमेंशनल, एक्स वाई जी, स्फीयर, सिमेट्रिकल मुसावी, यूनिफॉर्म। एक्चुअली सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ ये नहीं कि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इधर कम, नहीं, यूनिफॉर्मली, इसलिए हम कहते हैं सिमेट्रिकल। दूसरा आ गया when L is equal to 1, this is the P subshell। बार रलिख रहा हूं, ये P सबशेल है, P सबशेल। अब इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप ऐसी होती है बेटा जी, ये एक लोब, LOBE, लोब, एग शेप लोब, अंडे की तरह। एक ही आ गया, ये लोब, ये 2 लोब आ गए, 2 लोब्स। ये एग शेप्ड लोब, अंडे जैसा शक्ल वाला लोब। अब इन दोनों लोब्स को इकट्ठा कर, अब ये क्या बन गया? दिस इज डंबल। ये क्या बन गया? डंबल। तो इट हैज द डंबल शेप। ये मैंने लिखा डंबल। डंबल क्या होता है? हैविंग टू एग शेप्ड लोब्स, 2 एग शेप्ड लोब्स। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी। ये मैंने एक ना डंबल बना दिया, डंबल।
वो ब्लैक मार्कर के साथ। एक मैं और डंबल बना देता हूं, ये डंबल बना दिया, ये किस मार्कर के साथ, ये रेड मार्कर के साथ। एक और मैंने डंबल बना दिया है, ये क्या बन रहा है, और वो भी उसके ऊपर है, ये मैंने बना दिया ब्लू मार्कर के साथ। तो मैंने 3 डंबल्स, 3 परत, 3 लेयर्स एक दूसरे के ऊपर रख दी, 3 लेयर। अच्छा, ये आ गया पी सब शेल। अब आ जाओ मेरे पास आ गया नेक्स्ट पे, जब एल जो है ना, एल इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू डी सब शेल, डी सब शेल। अच्छा, जो डी सब शेल होता है ना, वो डबल डंबल होता है, डबल डंबल। डबल डंबल का मतलब है एक इधर बना लो, ये डंबल बन गया, और एक इधर बना लो, ये डबल बन गया। ये मजीद आगे डिस्कस करूंगा ना। दिस इज द डबल। अब इसकी शेप, एक तो डबल डंबल हो गया ना, इट्स शेप इज सासेज शेप, सासेज, SUASAGE, सासेज। डबल 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 डंबल, डंबल, ये डबल डंबल हो गया। तो सासेज, सासेज क्या होता है, वो सगार नहीं होता, सगार, सगार जिसमें टोबैको फिल करते हैं, उसको ऊपर से देखोगे ना तो वो इस तरह। अब मैंने ऐसी शक्ल बनानी ना, इसके बाद ये आ गया एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल। वी आल्सो हैव द एफ सब शेल। एफ सब शेल हैज द कॉम्प्लिकेटेड शेप, कॉम्प्लिकेटेड, वो वैसे दिन में रख लो, एफ सब शेल हैज द कॉम्प्लिकेटेड। तो पी सब शेल हैज, एस सब शेल हैज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, यू हैव टू लर्न दिस टर्म, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। P subshell has the dumbbell shape. Dumbbell is the two egg-shaped lobes, and D subshell that has the sausage shape. 2 डंबल आपस में, वो 2 डंबल, डबल डंबल हो गए। नेक्स्ट दूसरा, रिलेशन बिटवीन N एंड L। बताना क्या चाहता हूं, किस शेल में कितने सब शेल होते हैं, किस शेल में कितने सब शेल होते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस हेडिंग। किस शेल में कितने सब शेल है। फर्स्ट ऑर्बिट के शेल, सब शेल कितने, सेकंड ऑर्बिट एल शेल, कितने सब शेल, वो कहते हैं आप इससे मालूम कर लो। अच्छा, ये मेरे पास पहले मेरे पास आ गया के शेल, मैं शेल लिखूंगा के शेल, फिर मैं लिखूंगा एल शेल, फिर मैं लिखूंगा एम शेल, और फिर मैं आपसे पूछूंगा एन शेल। ये मैं आपसे पूछूंगा एन शेल। चलें, आप मुझे जवाब देंगे। पहली बात, के शेल, मुझे बताओ के शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होगी। के शेल के लिए एन की वैल्यू होगी 1, एल शेल के लिए एन की वैल्यू होगी 2, एम शेल के लिए एन की वैल्यू होगी 3, एन शेल के लिए एन की वैल्यू होगी 4। ये पहले तो आसान सा ना, मुश्किल बात फिर हम आसान करें। अच्छा, ये तो होगी। अब आ जाओ, मैं ऐसा के शेल में कितने सब शेल है, के शेल, किस शेल में कितने सब शेल है, के शेल में कितने सब शेल है, एसपीडीएफ कितने हैं। तो वो कहते हैं आप इसकी एल की वैल्यू देखो। तो कैसे देखो, आप यूं देखो, तो एल की वैल्यू मैंने देखनी, आप यूं देखो, यहां पे एन की जगह पे ये वैल्यू पुट करो, तो एन की वैल्यू 1, यहां 1 पुट करो, 1 माइनस 1 से 1 माइनस किया 0, तो एल की वैल्यू क्या आ गई 0। और जब एल की वैल्यू 0 होती है, मैंने क्या कहा, जब एल की वैल्यू 0 होती है तो वो एस, तो इसका मतलब है इसमें एक सब शेल है, और वो कौन सा एस। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसके साथ एक कोएफिशिएंट ना लगा दूं, ये 1 लगा दूं, 1 इज द कोएफिशिएंट हियर। ये 1 हमें बताता है कि ये एस सब शेल फर्स्ट ऑर्बिट से ताल्लुक रखता है। अब आगे बढ़ो, दूसरे शेल में, यानी दूसरे शेल में कितने सब शेल हैं। अच्छा, ये एल शेल है, इसमें एन की जगह पे ये 2 पुट करो, n माइनस 1, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, तो एल की वैल्यू क्या होगी। अब आप कहेंगे जी सर एल की वैल्यू 1 होगी, नो, एल की वैल्यू 1 तक होगी। मैंने क्या कहा, एल की वैल्यू 1 तक होगी। 1 तक का मतलब है एल की वैल्यू 0 भी होगी और एल की वैल्यू 1 भी होगी। अब 0 हो तो उसे कहते हैं एस, 1 हो तो उसे क्या कहते हैं पी। और अगर आप इजाजत दें तो मैं इनके साथ 2 ना लिख दूं। 2 क्यों लिखता हूं, क्योंकि ये एस और पी ये सेकंड ऑर्बिट से ताल्लुक रखते हैं। अब आगे चलो, अगर एम शेल की बात करो, उसमें कितने सब शेल है, एन की वैल्यू 3, तो यहां पे 3 माइनस 1, 3 से 1 करेंगे तो 2 रह जाएगा, तो एल की वैल्यू क्या होगी, 2 तक होगी। 2 तक का मतलब क्या है, एल की वैल्यू 0 भी होगी, एल की वैल्यू 1 भी होगी
और एल की वैल्यू 2। अगर एल वैल्यू 0 हो तो वो हो गया एस, एल वैल्यू 1 हो तो वो हो गया पी, एल वैल्यू 2 होगा तो वो क्या हो गया डी। और अगर आप इजाजत दें तो मैं इनके साथ क्या क्या लिखूं, 3 3 3। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये एस पी और डी ये सब शेल थर्ड ऑर्बिट से ताल्लुक रखते हैं। अब जरा मुझे बताओ, अगर एन शेल में कितने सब शेल होते हैं, तो एन की वैल्यू क्या होगी 4, तो यहां 4 पुट करो, 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो एल की वैल्यू 3 नहीं 3 तक होगी। 3 तक का मतलब है ये तमाम एल की वैल्यू 0 1 2 3। तो इस केस में एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 2 और एल की वैल्यू 3। अगर 0 होगी तो वो एस, 1 होगी तो वो पी, एल की वैल्यू 2 होगी तो वो डी, एल की वैल्यू 3 होगी तो वो एफ। और इनके साथ मैं 4 कोएफिशिएंट लगाता हूं जो मुझे बताता है कि इन सब शेल का ताल्लुक फोर्थ ऑर्बिट से। अच्छा एक और बात, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अगर आपको समझ आ जाए तो आप बहुत इंटेलिजेंट। सेंटेंस का रिलेशन लिखता हूं, सेंटेंस में रिलेशन है नंबर ऑफ सब शेल्स दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन। किस शेल में कितने सब शेल होंगे, आप उसकी एन की वैल्यू देख लो। के शेल, इसमें कितने सब शेल होंगे, के शेल के लिए एन की वैल्यू क्या 1, तो के शेल में सिर्फ एक सब शेल होगा एस। एल शेल में कितने सब शेल होंगे, वो कहते हैं एल शेल के लिए एन की वैल्यू क्या 2, इसमें 2 सब शेल होंगे, एक होगा एस और एक होगा पी। एम शेल में कितने सब शेल होंगे, वो कहते हैं जी एम शेल के लिए एन की वैल्यू देख लो 3, तो 3 होंगे एस पी डी। और एन शेल, इसमें आप इसकी वैल्यू देख लो तो आपके पास क्या होगा एस पी डी और एफ। ये मैंने आपको समझाया, ये था मेरी गुफ्तगू का दूसरा था। अब नंबर थ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कहूं शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप कहेंगे सर वो तो हमने पढ़ा है 2n², वो फार्मूला। और सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2 × 2l+1। और अगर एंटीटेस्ट आप पढ़ो ना तो फिर हम इनको ना 2 2 4 4l+2, ये एंटीटेस्ट है, ये एफएससी है। आप इस फार्मूला की इससे आप इस फार्मूला की मदद से किसी भी सब शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कैलकुलेट कर सकते। मसलन मैं सब शेल और वैल्यू ऑफ एल और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो अकोमोडेट कर सकते हैं, ये ना मैं आपके सामने, ये एल है, एल ये। और जरा सुनिएगा, सब शेल कौन सा, एस के लिए एल की वैल्यू क्या 0, यहां 0 पुट करो, 0 पुट करोगे 2 0 0 0 + 1 1 1 2 2। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं आपके पास वो 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा आगे आओ, पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या आ गई 1, यहां 1 पुट करो, 2 1 2 2 + 1 3 3 2 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6। अब आ जाओ एसपी डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू आती है 2, ये बार लिखा है, ये देखो ना, डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 2, यहां 2 पुट करो, 2 2 4 1 5 5 2 10 10 इलेक्ट्रॉन। आगे आ जाओ एफ सब शेल के लिए एल की वैल्यू है 3 3 2 6 1 + 1 7 7 2 14, तो इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ये जो मैंने आपको ये लिख के दिया है ना, मैं इसको मजीद आपको आसान करके देता हूं। आप समझो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। आप एक बात नहीं नोट करते, मैं कहता हूं एस, मैंने ये लिखा एस में 2 इलेक्ट्रॉन, मैं कहता हूं एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। मेरी बात को मुकम्मल फॉलो किया करो, मैंने ये नहीं कहा कि पी में 6 इलेक्ट्रॉन, नो, मैंने कहा पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते। क्या 5 आ सकते? यस, 4 3 2 1 7 नहीं आ सकते, 8 नहीं आ सकते। डी के बारे में क्या ख्याल? डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते। तो ये था हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। स्टूडेंट यहां तक मैंने आज आपको ना दो जो है ना, दो आपको पढ़ाया, एक आपको एज़िमुथल पढ़ाया और एक आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उससे पहले लफ्ज क्वांटम नंबर को हमने समझा,
हमने वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इसको भी, और हमने असल बात जो समझने की कोशिश की वो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है उसको। ये था मेरा आज का लेक्चर। हमेशा ना आप लोग मेरी दुआओं में होते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद और आबाद रखे, आपकी नेक दिली मुरादें पूरी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।